तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कोट के साथ। मनमोहन जी बोलते हैं, द चैलेंज इज टू सस्टेन द मोमेंटम ऑफ रिफॉर्म एंड ग्रोथ एंड टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो यहाँ पे जो हमारे मनमोहन जी हैं वो इकोनॉमी के ड्यूअल चैलेंज को सामने रखना चाहते हैं। क्या ड्यूअल चैलेंजेस है? देखो, किसी इकोनॉमी में सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि उसे रिफॉर्म करना, और रिफॉर्म करने के बाद जो ग्रोथ हो रही है उसको सस्टेन करना। ठीक है, पहला चैलेंज क्या होता है? किसी चीज़ को रिफॉर्म करना, रिफॉर्म करने के बाद उस रिफॉर्म को, वो जो ग्रोथ हो रही है उसको सस्टेन करना सबसे पहला चैलेंज होता है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म हुए थे हमारे, ठीक है, जैसे हमारे क्या हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, 1990s में हुए थे। आप सभी को पता है कि 1990 में जो हमारा इंडिया है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा था। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म आए थे, तो एकदम से जो हमारी इकोनॉमी थी वो बूस्ट हुई थी, ग्रोथ हुई थी। ठीक है, अब उस ग्रोथ को सस्टेन करना अपने आप में पहला चैलेंज है। ठीक है, ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए पॉलिसी एडजस्टमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें करना क्या है, सबसे पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि इस रिफॉर्म की वजह से, इस ग्रोथ की वजह से जो बेनिफिट हुआ है हमारी इकोनॉमी में, उस बेनिफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि आप सभी को पता है कि इनइक्वालिटी कब बढ़ती है, जब ये जो रिफॉर्म होता है या जो भी चीज़ होती है इकोनॉमी में अंदर, उसके अंदर जो बेनिफिट है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर पास जाके जमा हो जाता है, जिसे हम 1% कहते हैं, पॉपुलेशन, रिचेस्ट पॉपुलेशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आती है। अब ये चीज़, दूसरा चैलेंज क्या है कि इस रिफॉर्म से जो फ्रूट्स आए हैं हमारी इकोनॉमी में, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, पॉलिसी इंटरवेंशन करके, पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, ये ड्यूअल जो चैलेंजेस हैं इसकी तरफ जो है हमारे मनमोहन सिंह जी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यही कुछ मतलब है इस कोट का। आई होप आप समझ गए होंगे, और बहुत ज़्यादा ये जो है रिलीवेंट है हमारे 1991 टू प्रेजेंट जो था हिंदू के अंदर आज एडिटोरियल आया था उसके अंदर। यहाँ पे एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ है, ठीक है, एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ था 1990s के अंदर, उसका रिफॉर्म का क्या इकोनॉमी को ग्रोथ मिला था और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। मतलब कि जो ये कोट है, क्या ये मोमेंटम जो था उसको रखा गया या नहीं रखा गया, सस्टेन करा या नहीं करा, उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करेगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है बच्चों, हमारा एम है पेपर 2 में एस करना, पेपर 2 को जीतना। ठीक है, पेपर 2 को कब जीत सकते हैं? क्योंकि एसए राइटिंग जो है उसके अंदर एसए राइटिंग हो गई और आर्गुमेंट राइटिंग हो गई। इन दोनों में ही आपको आपकी नॉलेज चाहिए। ठीक है, इन दोनों में ही क्या चाहिए आपको, आपकी नॉलेज चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग मैं नहीं समझता रिपोर्ट राइटिंग इतना ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि आपको टॉपिक ऑलरेडी दे रखा होता है, आपको जस्ट उसे थोड़ा सा कनेक्ट करना है, और रिपोर्ट राइटिंग मोर और लेस सारी जो है सेम ही होती है। ठीक है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, एस्से राइटिंग है, ये दोनों चीज़ें जो है डिसाइडिंग फैक्टर है पेपर 2 के लिए कि आपके पेपर 2 में कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, और ये मार्क्स तभी आपके इंक्रीज हो सकते हैं जब आप अपनी नॉलेज दिखाएंगे। वहाँ पे क्या दिखाएंगे? नॉलेज दिखाएंगे, और बताएंगे कि जो नॉलेज है वो नॉलेज इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है क्या, ये है हमारी इस दुनियादारी की नॉलेज। ये दुनियादारी तो ये जीएस क्या है, दुनियादारी तो है। ठीक है, ये दुनियादारी की नॉलेज जो जीएस है हमारी, उसकी नॉलेज। ठीक है, इकोनॉमी की हो गई, जोग्राफी की हो गई, इन सबको कनेक्ट करके जो हम चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ें कब होगी? जब हम जो एडिटोरियल आता है हमारे मतलब का, सीएससी के मतलब का नहीं, हमारे मतलब का, मतलब सीएपीएफ के मतलब का, जो सीएपीएफ के जैसे टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। क्योंकि आप दोनों के टॉपिक देखोगे तो बहुत अलग है बच्चों, बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का अलग है, का फ़र्क है। तो जो सीएपीएफ के टाइप के टॉपिक जो होते हैं, ठीक है, उन टॉपिक को डिस्कस करना, ना कि सीएससी वाले टॉपिक को डिस्कस करना। सीएससी वाले टॉपिक को डिस्कस करोगे तो वैसे ही खेल खत्म है। तो सीएपीएफ वाले जो टॉपिक है वही हम डिस्कस करते हैं, शुरू से ही वही डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सीएपीएफ वाले टॉपिक को डिस्कस करना, समझना, और फिर उसके हिसाब से एस्से राइटिंग या आर्गूमेंट राइटिंग को लिखना, ताकि जो नंबर है वो एकदम टॉप नंबर मिले हमें। ठीक है, तो नॉलेज का हम जो बेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और आज का भी हमारा वही टारगेट है। तो अब हम देखते हैं रिपोर्ट कार्ड। ये काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड ही हो गई कि जो हमारी इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुए थे 1990s के अंदर, वो कैसे हुए थे, क्या ग्रोथ हुई थी, वो सारी चीज़ें, अभी प्रेजेंट में हमारी क्या सिचुएशन है। ठीक है, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी था इसके अंदर, लेकिन हम उसको थोड़ा साइड रखेंगे। हम अपना मेन मुद्दा इकोनॉमिक का जो है चीज़ वो समझेंगे। ठीक है, देखो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, आप सभी को पता है, सब थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों कि 90 ये एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। तो जो मेरे बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा इकोनॉमिक की एनसीईआरटी पढ़ लो 11th क्लास की, बहुत अच्छी है, थोड़ा सा पता चल जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री हमारी। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था सिंपल
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब हमारे पास एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे पास डॉलर खत्म हो गए थे। डॉलर खत्म हो गए थे तो डॉलर से हम करते क्या है सर, डॉलर से हम करते हैं तेल खरीदते हैं, एनर्जी खरीदते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट से। उस टाइम में क्या हो रहा था, उस टाइम में हमारी जो इकोनॉमी थी एकदम कॉन्स्ट्रेंट इकोनॉमी थी। कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं था, सोशलिज्म का जो इफेक्ट था बहुत ज़्यादा था। सोशलिज्म का इफेक्ट मतलब कि हमारे यहाँ पीएसयूज जो थे बहुत डोमिनेंट थे, मतलब पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो सारी कंपनियां थी, मैक्सिमम जो कंपनियां थी वो पब्लिक सेक्टर की थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी। और गवर्नमेंट लोगों का जो रवैया होता है, एटीट्यूड होता है, वो तो आपने देखा ही है। आज के जो 21वीं सेंचुरी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, उन्होंने थोड़ा सा इनको टाइट करा है, लेकिन 21वीं सेंचुरी में भी वो अपने आप को नेता समझते हैं कि भाई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो समझते हैं कि हम ही सारी कुछ है। तो उस टाइम में तो भाई क्या ही होगा, तो पीएसयू कंपनीज थी सारी ठप पड़ी थी, कोई बेनिफिट नहीं दे रही थी, सारी क्या थी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको एग्जॉस्ट कर रही थी मैक्सिमम कंपनीज, ठीक है। अब तो फिर भी महारत्ना त्रिरत्ना ये सारा हो गया है, ये चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये था पब्लिक वाला, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट तो करते थे हम, लेकिन इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर रखा था। इंपोर्ट मतलब कि बाहर से कोई माल आता ही नहीं था, सारा चीज़ हम देश में बनाएंगे। इसलिए क्या होता था, बजाज का स्कूटर भी उस टाइम पे BMW से महंगा आता था। तो आपने कभी पढ़ेंगे वो जो रघुराम राजन जी हैं, जो RBI गवर्नर थे, अभी US वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो। तो रघुराम राजन जी बताएंगे आपको, क्योंकि उनके जो फादर थे वो क्या थे, एक डिप्लोमेट थे, ठीक है, एक IAS ऑफिसर थे, IFS ऑफिसर थे। तो उस टाइम पे उनके पास बजाज का स्कूटर था और वो ब्रेड खाने के लिए थोड़ा सा तड़पते थे। उनकी एक बुक है फॉल्ट लाइन, ठीक है, वो आप एक बार पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई इकोनॉमी के हमारे हाल क्या थे। तो ये कुछ हमारे हाल थे, किसकी वजह से, यहाँ पे LPG रिफॉर्म नहीं आया था, उससे पहले की बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी, ग्लोबलाइज्ड हम हुए नहीं थे, लिबरलाइजेशन नहीं हुए थे, लाइसेंस राज वगैरह चलता था। तो जब LPG रिफॉर्म आया, क्योंकि उस टाइम पे डॉलर वगैरह थे नहीं, क्योंकि ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत कम था, ठीक है, डॉलर खत्म हो गए थे, तेल खरीद नहीं पा रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए हमने क्या करा, वर्ल्ड बैंक IMF से थोड़ी सी गुहार लगाई। उन्होंने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर जो नियम है इसको फॉलो करोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हें डॉलर दे देंगे, ठीक है। वो नियम क्या थे, वही थे क्या, LPG हमारे रिफॉर्म। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उसके अंदर जो मेजर प्लेयर थे, ठीक है, मेजर जो प्लेयर थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनका हमने कोट देखा, फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करे थे, उसके अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के सामने खोल दिया था, ठीक है। वर्ल्ड के सामने खोल दिया था मतलब बाहर से अब कंपनी हमारी इंडिया के अंदर आने लग गई थी, इंडिया में कंपनी आने लग गई थी, कंपटीशन हो गया था। कंपटीशन जब होता है तो प्रोडक्ट सस्ता होता है, और इसी की देन है कि अब हमें जो है सस्ती चीज़ें प्रोवाइड होती है, ठीक है। जो ट्रेड बैरियर्स थे उन ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था और प्राइवेटाइज कर दिया था, जैसे कि बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन का तो आपको पता ही होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन वगैरह होने लग गया था उस टाइम पे, एक्सिस वगैरह ये सारे बैंक आने लग गए थे, ठीक है। तो मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिज्म का जो था, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होने लग गई थी, सोशलिस्ट से मिक्स्ड की तरफ बढ़ने लग गई थी 1990s के बाद, ठीक है। ये हमारे एडिटोरियल में बता रखा है, ठीक है। बच्चों इतना समझ आया। टीम मेंबर कौन थे भाई, कौन कौन मेन प्लेयर थे, देखो मोंटेंग सिंह आलूवालिया जी थे, रंगाराजन जी थे, चिदम्बरम जी थे, शंकराचार्य थे। ये कौन थे, टीम प्लेयर्स थे या की मेंबर्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करा, ठीक है। क्या क्या अचीवमेंट हुई, ये है रिपोर्ट कार्ड। अचीवमेंट को 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है इसके अंदर। पहला पीरियड है हमारा जो अपोजिशन पार्टी है उनका, और दूसरा पीरियड है जो प्रेजेंट पार्टी है उनका, ठीक है। तो इन्होंने डेटा वगैरह बहुत अच्छा कोट करा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो 2004 से 14 की रिपोर्ट कार्ड है, इसके अंदर क्योंकि एकदम से लिबरलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ हुई थी, LPG रिफॉर्म आया था, तो बूस्ट हुआ था हमारी इकोनॉमी में। क्या हुआ था, बूस्ट हुआ था, ठीक है। तो रॉबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, जॉब बहुत सारी क्रिएशन हुई थी, और इसी टाइम पे जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास बढ़ने लगी थी, जो मिडिल क्लास की संख्या है वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि लोग जो थे लोअर क्लास से अब मिडिल क्लास में माइग्रेट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जॉब आने लगी थी, जॉब आएगी तो जॉब के साथ पैसा आएगा, पैसे के साथ होगा इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। तो जो मार्केट थी मार्केट हमारी फ्लोरिश होने लग गई थी, डिमांड बढ़ने लगी थी, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा आएगा तो डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। अब देखते हैं स्पेसिफिकली क्या हो रहा था। देखो
यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स वे में देखते हैं। देखो यहाँ पे सेविंग रेट बढ़ गए थे, सेविंग रेट बढ़ गए थे, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। देखो सेविंग रेट क्या होता है कि जो पैसा हम बचाते हैं, ठीक है, हम हो गए, प्राइवेट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जो पैसा हम बचाते हैं बैंक में रखते हैं वो क्या होता है, सेविंग, ठीक है। उस सेविंग रेट के बढ़ने से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में बफर आता है, पैसा आता है, ठीक है। उस पैसे को फिर लोन में घुमाते हैं, लोन में घुमाते हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, जॉब क्रिएशन होती है, जॉब क्रिएशन तो होता है तो क्या होता है, जो लोग हैं उन पे पैसा आता है, पैसा आता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड के साथ क्या होता है, थोड़ा पैसा सेविंग में रखता है, सेविंग करता है तो फिर सेविंग बढ़ती है, फिर ये जो हमारी साइकिल है ये वर्चुअस साइकिल हो गई, ठीक है, ये दोबारा से बढ़ने लग जाती है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा है ना जो थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो सेविंग रेट उस टाइम में 23% हो गए थे जीडीपी के, और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी जो अभी हमने देखा, ठीक है, 24% थी। तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी उस टाइम पे 38% 2010 तक थी। मतलब जो ग्रोथ था वो बहुत ज़बरदस्त था, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसको फ्यूल करती है। कैसे करती है, अभी देख लिया कि जब ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो नई नई जॉब क्रिएशंस होगी, जॉब क्रिएशंस होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दोबारा से फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो सारी चीज़ें ये वर्चुअस साइकिल डेवलप हो गई थी, ठीक है, उस टाइम पे। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, देखो यहाँ पे 2004 से 9 के बीच में बताया है कि हमारी जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.5% थी। एवरेज एवरेज कितनी थी, 8.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, बहुत ही अच्छी जीडीपी ग्रोथ थी। और बच्चों यहाँ पे बताया भी है कि उस टाइम पे देखो, आप देखो इंडिया कितना मजबूत देश है कि उस टाइम पे ग्लोबल फाइनेंस जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो इंडिया ने बहुत अच्छे से झेल लिया था। इसके बाद भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो उतने का उतना ही रहा था। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांग लिए थे, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेवल के जो मेजर्स लिए थे बहुत स्ट्रांग लिए थे, इसलिए हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था उस टाइम पे भी इतना ही था, ठीक है। एक्सपोर्ट में ग्रोथ आई थी, देखो एक्सपोर्ट में ग्रोथ 15 से 18% कुछ एक्सपोर्ट में ग्रोथ था, स्टेबल एक्सचेंज चल रहा था, सारी चीज़ बहुत सही थी, इकोनॉमिक बूम पे थी, ठीक है। ये कुछ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी की का डेटा कहता है, ठीक है, डेटा तो बहुत सही चीज़ कहता है। जॉब क्रिएशन पे क्या फ़र्क पड़ा था, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पार्ट, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए कि किसी देश को अमीर बनाना है, किसी देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों इंडिया जो है पुअर कंट्री की उसमें आता है, क्यों इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री आता है, प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी स्कीम्स वगैरह है, प्रॉब्लम क्या है, वो सारी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। एडिटोरियल तक ही हम सीमित रहते हैं। देखो उस टाइम में क्या हुआ था, इतनी सारी देखो जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली डेफिनेटली होगी ना, जब सेविंग रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मार्केट में जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएंगी, डिमांड आएगी, डिमांड आएगी, उसके बाद क्या होगा, फिर सेविंग भी होगी, डिमांड आएगी तो क्या होगा, ऑर्डर बढ़ेंगे, ऑर्डर बढ़ेंगे तो फिर से दोबारा से वो लोन लेगा, लोन लेके फिर माल बनाएगा, फिर जॉब्स आएंगी, ये सारी जो वर्चुअस साइकिल है वो चालू हो जाएगी। तो वही चीज़ें हमने देखी डेटा पे। अब यहाँ पे जॉब्स में ये बता रखा है कि नॉन फार्म जो जॉब्स थी, आप सभी को पता है कि अराउंड 50% जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो खेतों में काम कर रहे हैं। 50% इंडिया के जो अराउंड 50% है वो खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जॉब नहीं है बाकी सेक्टर्स में, इसलिए तो काम कर रहे हैं ना, बाकी क्यों काम करेंगे। डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि एक जगह एक खेत में अगर एक आदमी की जरूरत है, वहाँ पे 5 लगा रखे हैं, तो 4 जो लोग हैं वो कौन है, वो अनएम्प्लॉयड ही तो है, भले ही वो तुम्हें फावड़ा चलाते हुए दिख रहे हैं लेकिन वो है तो अनएम्प्लॉयड ना, सिर्फ एक की ज़रूरत है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये सारी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। यहाँ पे क्यों है, देखो इसका रीज़न जो है, एक तो एजुकेशन है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, ठीक है, एजुकेशन ले लेते हैं जॉब नहीं मिल पाती, वो है, और दूसरा है जॉब क्रिएशंस भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा रिफॉर्म जब हुआ था उसके बाद जो नॉन फार्म जो जॉब है, नॉन फार्म मतलब जो एग्रीकल्चर से अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा सेक्टर हो गया, उसके अंदर जो जॉब है वो इंक्रीज हुई थी। देखो यहाँ पे बता रखा है 7.5 मिलियंस जॉब आई थी, कितनी, 7.5 मिलियंस जॉब आई थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉब आई थी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब आई थी। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल वे में हमारी इकोनॉमी में चेंज देखने को मिला था 1990 के रिफॉर्म के बाद, एलपीजी रिफॉर्म के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है। सर्विस सेक्टर में, जो सर्विस सेक्टर हमारा टर्चरी सेक्टर में आता है, इसके अंदर भी जो है मिलियंस ऑफ नई जॉब्स आई थी।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिला था, फार्म से नॉन फार्म की तरफ माइग्रेट हो रहे थे लोग। क्यों माइग्रेट हो रहे थे? क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ रही थी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एजुकेशन सेक्टर में अपने आप खर्चा होने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ने लगी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। अब ये सारी चीज़ होगी तो पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। जब जॉब्स वगैरह आएंगी, लोगों को जॉब मिलने लगेगी, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ने लगेगा, तो पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। यही चीज़ इंडिया में देखने को मिलेगी। हिस्ट्री में पहली बार जो लोग हैं हमारे, वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने लगे। जो हमारी पॉवर्टी लाइन थी उससे लोग बाहर निकलने लगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल चेंज और सारी चीज़ हो रही थी वो इंडिया के फेवर में होने लगा। यहाँ पे बता रखा है कि 2004 से 2012 के बीच में, 2004 से 2012 के बीच में 138 मिलियन जो लोग हैं, 138 मिलियन जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने लगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। और पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने का मतलब क्या? ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें इक्वालिटी का वाला फैक्टर भी है, तभी तो ये बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो ये जो पैसा है ऊपर जमा हो जाता, ठीक है। ये सारी चीज़ ये हमारा बता रहा है। लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ? 2015 के बाद बहुत ज़बरदस्त तरह के चैलेंज देखने को मिले। सबसे पहले जो शॉक्स थे वो देखो, यहाँ पे नेचुरल चैलेंजेस भी थे और पॉलिसी इंड्यूस भी चैलेंज थे, दोनों है, दोनों बता रखे हैं और दोनों हम सभी को पता है। तो पॉलिसी इंड्यूस चैलेंज क्या क्या थे? देखो, डीमोनेटाइजेशन सबसे बड़ा जो शॉक लगा था हमारी इकोनॉमी को 2016 में, वो क्या था? डीमोनेटाइजेशन। देखो, डीमोनेटाइजेशन का जो टारगेट था वो क्या? ब्लैक मनी को रिड्यूस करना, ब्लैक मनी जो मार्केट में चल रही है उसको रिड्यूस करना। लेकिन आरबीआई की खुद की रिपोर्ट थी, उसने आरबीआई ने क्या बोला था कि अराउंड 99 पॉइंट कुछ पैसा, मतलब कि सारा जो पैसा था वो बैंक में आ गया था। तो ब्लैक इकोनॉमी थी कहाँ जब सारा पैसा? आरबीआई की रिपोर्ट बोल रही है ये सारी चीज़ें। ये आप मुरनाल के जो नोट्स हैं वो पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो जो सारा पैसा था वो तो बैंक में आ ही गया था, तो ब्लैक इकोनॉमी थी कहाँ, ठीक है। आरबीआई की रिपोर्ट ये बोलती है, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन जो था, लेकिन इससे जो हमारी इकोनॉमी को शॉक लगा वो बहुत ज़बरदस्त था। भले ही वो ब्लैक जो मनी थी जो बोल रहे थे, जो रीज़न था डीमोनेटाइजेशन का, वो नहीं आ पाई, ठीक है, वो थी नहीं, क्योंकि आरबीआई ने तो बोला सारा पैसा बैंक में आ गया, बैंक में आ गया तो ब्लैक मनी थी कहाँ, ठीक है। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन था, ठीक है, एडिटोरियल में बच्चों बता रखा है, डीमोनेटाइजेशन जो था इसकी वजह से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको बहुत ज़बरदस्त जो है डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर 90%, ठीक है, 90% जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। 90% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन से सेक्टर में होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त जो है झटका देखने को मिला था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, स्मॉल बिजनेसेस जो हो गए वो मारे गए थे उस टाइम में। एमएसएमई को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इससे तो हम भी पीड़ित थे, ठीक है। इसके बाद जीएसटी का बता रखा है यहाँ पे, दूसरा शॉक दिया किसका? जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी आया, टैक्सेशन था एक, ठीक है। अब इतना कॉम्प्लेक्स, पुअरली डिज़ाइन था, कॉम्प्लेक्स था, कन्फ्यूजन हो रही थी, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस थे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और उनके जो बिजनेस थे उनको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहा था। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये थे दो शॉक। इसके बाद तीसरा शॉक आया, कुदरती लॉकडाउन लग गया, कोविड-19 वाला आया यहाँ पे। और जो कोविड-19 ने करा वो तो किसी ने करा ही नहीं। यहाँ पे 5.8% जो हमारी जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब हमारी जीडीपी श्रिंक होने लग गई थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई? 2015 के बाद। 2015 के बाद तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी शॉक्स थे, जैसे हमने डीमोनेटाइजेशन देख लिया, हमने जीएसटी देख लिया, उसके बाद ये लॉकडाउन था। और तो डीमोनेटाइजेशन से एक फ़ायदा हुआ डिजिटलाइजेशन का। पहले जो गोलगप्पे वाले थे वो नोट लेते थे, अब वो क्या कहते हैं, मोबाइल से पेटीएम लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये जो है रिफॉर्म आया था डीमोनेटाइजेशन के बाद, डिजिटलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा था 2015 के बाद? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इंक्रीज हुआ था डेफिनेटली जब पॉलिसी शॉक लगेगा। देखो, हमने देखा ना वर्चुअस साइकिल, अब ये वर्चुअस साइकिल से जब ये विशियस साइकिल आएगी तो तब अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी। जब ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा कि जॉब्स बढ़ेंगी, जब ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या होगा? ले ऑफ होगा, ठीक है। जब कंपनी डिमांड घट रही है, ठीक है, जब डिमांड घट रही है, पैसा नहीं आ रहा लोगों के पास, तो क्या होगा? ले ऑफ होगा, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। तो क्या होगा? ये फिर से जो है विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा कि क्योंकि लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं इसलिए डिमांड घट रही है, डिमांड घट रही है इसलिए लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि जॉब से निकल क्यों रहे हैं? क्योंकि डिमांड नहीं आ रही मार्केट में, ठीक है, मार्केट में डिमांड नहीं आ रही।
प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे, इसलिए क्या हो रहा है कि माल बन नहीं पा रहा, माल बन नहीं पा रहा तो एम्प्लॉय की ज़रूरत क्या है, इसलिए एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं इसलिए क्या हो रहा है कि उनकी जो बाइंग पावर है, डिमांड की जो पावर है वो घट रही है, ठीक है। बाइंग पावर घट रही है, वो माल को ऑर्डर नहीं कर पा रहे, उससे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा ले ऑफ हो रही है। तो ये क्या होगा, ये विशियस साइकिल बन जाएगी एक। और यही जो चीज़ है 2015 के बाद देखने को मिली, जो पॉलिसी शॉक्स थे, जो नेचुरल शॉक्स थे, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कहीं 2011-12 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% था, 2.2% था। अब वो 2017-18 में लॉकडाउन से, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, देखो 2017-18 में 6.1% हो गया था। मतलब ये सारी चीज़ बता रहा है कि जो इकोनॉमी है वो सही नहीं चल रही, इकोनॉमी है जो सही नहीं चल रही, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ बताया गया ट्रिपल हो गया था, ठीक है, ट्रिपल हो गया था, 1 करोड़ था, 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गया था 2017-18 में। और इसका जो रेट है लॉकडाउन के बाद तो भाई पूछो ही मत कि बहुत ज़बरदस्त था। इसके बाद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये तो है जो नॉर्मल जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, यूथ सिर्फ जवान जो लोग हैं, इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है 2022-23 में ये हो गया था क्या, 11%। देखो सोच रहे हो 11% क्या होता है, 11% होता है कि 100 में से 11 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा रेशियो होता है 11% अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। और ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, ठीक है, इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये तो 33% तक पहुंच गया था, 33% तक किसका पहुंच गया था, जो ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब कि 3 में से 1 जो था वो बेरोजगार ही था। तो ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 2015 के बाद एकदम पीक पे चला गया, पीक पे चला गया। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि ये जो रिफॉर्म है, ये जो ग्रोथ है, इसको सस्टेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये जो 2015 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है इसको सस्टेन नहीं कर पाई, ये चीज़ हमें यहाँ डेटा में दिख रही है, ठीक है। डेटा को थोड़ा देखना हमें सीखना चाहिए। देखो अब ये सारी चीज़ें जब होगी, ये सारी चीज़ें जब होंगी कि जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही है, ठीक है, जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही है, स्ट्रक्चरल चेंज फिर देखने को मिलेगा। पहले जब जॉब क्रिएशंस हो रही थी, स्ट्रक्चरल चेंज क्या देखने को मिला था हमें कि जो फार्म से नॉन फार्म वर्क में लोग जा रहे थे, ठीक है, माइग्रेट कर रहे थे, कि पहले खेतों में काम करते थे, जगह ज़रूरत जो थी वो सिर्फ एक किसान की थी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनके जो 4-5 बेटे थे सारे जो खेत में है ना फावड़ा चला रहे थे, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है। लेकिन जब जॉब आने लग गई थी, 2015 से पहले की बात है, जब जॉब आने लग गई थी तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ से कंस्ट्रक्शन में माइग्रेट कर गए, या फिर दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें माइग्रेट कर गए, या सर्विस सेक्टर में माइग्रेट कर गए, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि खेत से तो पैसा आ ही रहा है, ठीक है, बाकी जो माइग्रेट करके वहाँ से भी पैसा आ रहा है, तो उनका जो इकोनॉमिक लेवल था, ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक लेवल था वो बढ़ रहा था, ठीक है, वो बढ़ रहा था, डेफिनेटली बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ रही थी इकोनॉमी में, इकोनॉमी बढ़ रही थी। लेकिन ये पॉलिसी शॉक्स की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग गया, डिमांड घटने लग गई, तो ये जो माइग्रेशन है ये फिर से दोबारा उल्टा हो जाएगा। यही सारी चीज़ें फिर यहाँ पे देखने को मिली, बैक टू एग्रीकल्चर, कि अब भाई कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिमांड नहीं है तो घर खरीदेगा कौन, घर कोई खरीदेगा नहीं तो बनाएगा कौन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में जॉब ले ऑफ हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले ऑफ हो गई। जब ले ऑफ होगी तो क्या होगा कि वो कहाँ जाएगा, फिर दोबारा अपने खेत में जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है 2004 से 2017 के अंदर 6.7 करोड़ जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से अदर जॉब्स में चले गए थे, लेकिन उसके बाद वापस 8 करोड़ जो वर्कर हैं वो फिर से फार्म सेक्टर में आ गए, ठीक है। तो ये देखो पॉलिसी शॉक्स का कितना ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, यहाँ पे दिख रखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है क्या, देखो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ऑल्थो तुम लेके आ गए हो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, लेकिन जो डेटा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि ये जो है एनफ जॉब क्रिएट करने में समर्थ नहीं है। जो हमारा मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है ये जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा है, जितनी जॉब्स हैं यहाँ पे, जितनी जॉब्स की डिमांड है उतनी जॉब्स ये क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है, या तो ऐसा रखा होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, एआई वगैरह से सारी चीज़ें बनवाएगा, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कहाँ जाएंगे, बेरोजगार ही रहेंगे। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे अप्रैल हो गया, ठीक है, कपड़ा उद्योग हो गया, जूते बनाने वाला उद्योग हो गया, ठीक है, ये क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों, जहाँ पे लेबर्स जो लेबर है वो काम करती है, मशीनें कम काम करती है, लेबर ज़्यादा काम करती है। तो ये जो जितने भी, जो बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये जैसे इंडोनेशिया देश हो गया, ठीक है, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट हो गए, म्यांमार हो गया, ये सारे देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनकी जीडीपी जो आगे बढ़ रही है ना वो इसलिए आगे बढ़ रही है, ये उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिन सेक्टर्स में लेबर की ज़रूरत है ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है।
अब यूएस से जैसा वो हो गया, यूरोप हो गया, तो ये किस में इन्वेस्ट करेंगे? ये इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे मशीनों में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों की कमी है। तो इंडिया को इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो किस में करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में, ठीक है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार मिले, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, उसमें कर देंगे, टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में कर देंगे जहाँ पे मशीनें काम करेगी, तो जो हमारे लोग हैं वो तो बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे, भले ही जो जीडीपी है वो ऊपर बढ़ रही है। आपने एक टर्म सुना होगा क्या, कि जॉबलेस ग्रोथ वाला तो टर्म सुना होगा ना। वो क्या चीज़ है जॉबलेस ग्रोथ? वो क्या है कि हमने पैसा ऐसी इंडस्ट्री में लगा रखा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। लोग कर नहीं रहे, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही, फिर भी जीडीपी ऊपर चली जा रही है, तो ये क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। और यही चीज़ यहाँ पे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे डेटा भी दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वर्कर्स थे 6 लाख कुछ थे 2012 में, और जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो ये सिर्फ 29 लाख, ठीक है। 6 लाख तो पहले ही थी 2012 में, 2022 में 10 साल में सिर्फ 29 लाख जॉब क्रिएट हुई है। नंबर ऑफ वर्कर जो इंक्लूड करें वो सिर्फ 29 लाख हैं। देख लो, ये देखो, ये डेटा बता रहा है, द हिंदू का डेटा है, कोट करना है इसको, ठीक है। ऐसे राइटिंग के अंदर, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये चीज़ कोट करना, पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो, वेज और ये डिस्ट्रेस तो हो गई होगा। देखो, जब ले ऑफ हो रहा है, जब जॉब्स वगैरह नहीं है, तो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको भी कम सैलरी पे काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। जब जॉब्स नहीं है, डिमांड नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो काम कर रहे हैं उनकी तो जो वेजेस है वो कम होंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि जो वेज है वो बढ़ नहीं रही है सैलरी एम्प्लॉयड्स की, और जो वेज है इन्फ्लेशन से अगर काउंट करें तो उनकी जो वेज है वो ड्रॉप करे जा रही है। इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, इसका रिजल्ट होगा लोग क्या करेंगे? फ्री में काम करेंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है हमारे इस एडिटोरियल में, ये सारी चीज़ समझाई है। तो आई होप आपको ये समझ तो आ रहा होगा। फ्यूचर का क्या कंसेंट है? देखो, जब ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें होगी तो क्या इक्वालिटी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि जो इक्वालिटी है वो रिड्यूस हो रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। स्लो डाउन इन जॉब क्रिएशन में देखो, जॉब क्रिएशन हो नहीं रही, वेजेस जो है वो डिक्लाइन कर रही है। इकोनॉमिक सिचुएशन जो अच्छी है नहीं, हाई इनकम जो लोग हैं वो हाई इनकम बनते जा रहे हैं, जो लो इनकम है वो लो इनकम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा जो देश है, जो इसका टारगेट लेता है कि भाई 2040 तक जो है हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो क्या बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पे इम्पैक्ट कैसा होगा, कि जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है बच्चों? देखो, जो हमारे यूथ है, ठीक है, जो हमारे यूथ है वो अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ करेंगे, उसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। कि जैसे मैं हो गया, आप हो गया, ठीक है, आप अगर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप है डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन हमारी जो इंडिया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो हमारे यूथ है टोटल मिला के काम हम करें वो, ठीक है। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा यूथ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे पॉपुलेशन है, सारे जवान जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर वो जो जवान लोग हैं वो जॉब्स नहीं करेंगे, ठीक है, वो पैसा नहीं कमाएंगे, और अल्टीमेटली तो पैसा कमाएंगे तभी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। अगर जो हमारे जवान लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बातें करते हैं, ठीक है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सोच के देखो कि लाखों लोग हैं अनएम्प्लॉयड पड़े हैं, ठीक है, पैसे ही नहीं कमा रहे, ठीक है, जो भी छोटा मोटा एक काम कर रहा है उस पर कमा रहे हैं। क्या होगा? सोसाइटी के अंदर सोशल जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, चोरी चकारी क्राइम बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, टेंशन बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर। न्यूज़पेपर में जो तुम देखते हो कि न्यूज़पेपर में देखा करो, उसको रिलेट करा करो, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखते हो कि एक अभी आया था 2-3 दिन पहले कि एक नौजवान लड़का था, उसने अपनी मम्मी का मर्डर कर दिया, पापा का मर्डर कर दिया और सिस्टर का मर्डर कर दिया। रीज़न क्या था कि जो पापा थे वो सिस्टर को प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे रहे थे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में है कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो बॉम्ब बनती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे जाता जा रहा है, इसलिए सोसाइटी के अंदर क्या होता है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स चालू हो गई है, ठीक है। ये चीज़ भी इंटरलिंक्ड है, इसको भी थोड़ा सा आप फिलोसफिकल एंगल से भी देखना चालू करो, अगर मौका मिले तो लिख दो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और जो विकसित भारत का जो हम ड्रीम देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है एडिटोरियल के अंदर कि विकसित भारत का जो हम ड्रीम देखते हैं, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, जो विकसित भारत का जो ड्रीम देखते हैं 2040 तक हमारे भारत को जो है डेवलप्ड नेशन बना देंगे, वो जो ड्रीम है वो ड्रीम रह जाएगा।
सच्चाई नहीं बन पाएगी, ये जो है इस एडिटोरियल में बताया गया है। ठीक है, तो हमें करने की क्या ज़रूरत है, पॉलिसी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो एनपीए बैंक वगैरह हो रहा है उसको एनपीए को रोकने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें करने की हमें ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है ऑटोमेटिकली फ्लोरिश हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये 4 एवर टाइप का क्वेश्चन ही मान लो कि आपको 1991 से ये सारी चीज़ें जज करनी है, तो इसको लिखने का ट्राई करना। पेपर 2 के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार इसको लिखना, बहुत आपको आनंद आएगा लिखने के अंदर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी चीज़ें, मोर और लेस हमने सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस कर लिए। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चों इसमें से थोड़ा सा नोट्स बना लेना, क्योंकि इसमें आज डेटा थोड़ा सा अच्छा दे रखा है। ठीक है, आप द हिंदू करके भी कोट कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम वैलिड न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये फेक न्यूज़ देता है, ये एकदम सच्ची न्यूज़ देता है, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। तो आप द हिंदू करके भी कोट कर सकते हो अगर डेटा को कोट करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, आप चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। देखो बच्चों, जिन्होंने ये दोनों जो प्रोग्राम है ये नहीं लिए जल्दी से ले लो, इससे अच्छा प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी ज़बरदस्त है इस प्रोग्राम की। ये जो राइटिंग प्रोग्राम है, अभ्यास लेखन जो प्रोग्राम है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसके अंदर टोटल जो 25 टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स की जो लाइव क्लास तो होगी ही होगी, 25 टॉपिक्स की लाइव क्लास होगी। लेक्चर्स तो 25 से ज़्यादा ही होंगे, अराउंड 50 के करीब इसमें लाइव लेक्चर्स होंगे। लाइव लेक्चर्स के बाद रिकॉर्डेड में मिलेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही हैं यहाँ पे, दोनों के ही रिलीवेंट जो है नोट्स यहाँ पे होंगे। जो ज़बरदस्त चीज़ है उसमें क्या कि इसके अंदर जो 25 टॉपिक्स होंगे उसके लिए आपको लिखने को दिया जाएगा। लेट से आप ऐसे लिखते हैं, आर्गूमेंट राइटिंग लिखते हैं, तो उसका 100% इवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, कोई प्रोग्राम इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम आपको ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड करा रहे हैं। 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो 5 से पहले इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि 5 के बाद इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इसके 5 के बाद इसका जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा। फिर बाद में मेरे को मैसेज करके मत बोलना सर इसका थोड़ा सा प्राइस कम कर लो। ठीक है, तो अभी टाइम है, अभी ले लो। ये पेपर 1 के लिए है और ये पेपर 2 के लिए है। बच्चे जो हैं दोनों ही कॉम्बो में ले रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डेटा देखा कि क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बच्चे पसंद बहुत कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ ले रहे हैं। तो थोड़ा सा 5 तारीख आने वाली है, 2 दिन और रह गए, जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला। देखो, जो भी ट्रीटी के ऐसे फैंसी नेम होते हैं, ठीक है, उस ट्रीटी को थोड़ा सा अलग से याद रख लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो CAPF एग्जाम है ऐसी ट्रीटी पे ज़्यादा टारगेट करता है। टोरिजॉस कार्टर ट्रीटी, टोरिजॉस कार्टर ट्रीटी नाम सुन के ही समझ नहीं आता कि किसकी ट्रीटी है। ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर आया था, द हिंदू के अंदर। हो क्या रहा है, देखो ट्रंप जो है वही गड़े मुद्दे उखाड़ने वाली बात है। पनामा नहर में जो पहले ट्रीटी हुई थी, पनामा जो देश है वहाँ पे एक कैनाल थी, पनामा कैनाल। ठीक है, वहाँ पे ट्रीटी हुई थी। कार्टर जो USA के प्रेसिडेंट थे और टॉरिस जो पनामा के थे, तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी। और उसके बाद पनामा जो थी, पनामा देश को सौंप दी गई थी, और वहाँ न्यूट्रलिटी वगैरह वो सारा चल रहा है। लेकिन अब ट्रंप कह रहा है कि भाई हम वापस लेके रहेंगे ट्रीटी को। ये सारी चीज़ें मतलब वही की गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। पास्ट को लेके अभी प्रेजेंट में डिस्प्यूट करेंगे। ये सारे जो इंडिया में हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है आपके लिए जानने के लिए क्या कि ट्रीटी किससे रिलेटेड है। ठीक है, ट्रीटी किससे रिलेटेड है? पनामा कैनाल से रिलेटेड है। इसे पनामा कैनाल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पनामा ने क्या करा था, उसके बाद इस कैनाल को का कंट्रोल ले लिया था। इन दोनों के बीच में हुई थी, जिम कार्टर के बीच में और उमर टोरिजॉस के बीच में। उसके बाद एक ये हुई थी ट्रीटी, परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी। इसके अंदर क्या था कि जो पनामा कैनाल है वो न्यूट्रल रहेगी सभी देशों के लिए। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर को फेवर करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, सबके लिए क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। और वही चीज़ है इसके अंदर न्यूट्रल ट्रीटी के अंदर। ठीक है, बस इतना ही जानने के लिए, इससे ज़्यादा जानने के लिए है नहीं, क्योंकि हम इसके अंदर आंसर राइटिंग तो कर नहीं सकते CSC की तरह कि भाई जो है पनामा के साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, वो सारी चीज़ें जाने के लिए ऐसे राइटिंग में ऐसा पूछता नहीं है, तो क्या करेंगे वो जान के। ठीक है, MCQ के लिए इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है बच्चों। इसको आंसर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और सर्दियाँ बढ़ रही हैं, मुझे पता है तुम्हारे हाथ जो है थोड़े ठिठुरते होंगे कमेंट करते हुए, लेकिन थोड़ा सा हाथ निकालो जेब से बाहर, कमेंट करो। चलो नेक्स्ट है हमारा ये संगीत कलानिधि अवार्ड। ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में आया था, वैसे मैंने अवॉइड कर दिया था, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक और अवार्ड आया। अब ये दोनों जो अवार्ड है ये कंफ्यूजिंग बन जाएंगे, इसलिए दोनों को एक साथ लेके आना पड़ा। ठीक है, संगीता कलानिधि अवार्ड जो है कल के न्यूज़पेपर में था, किसको दिया गया था? TM कृष्णा को दिया गया था। TM कृष्णा को दिया गया था। किसके लिए दिया जाता है? ये कार्नेटिक म्यूजिक के लिए दिया जाता है, चेन्नई में दिया जाता है। ये देता है
म्यूज़िक एकेडमी चेन्नई देती है। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक एकेडमी चेन्नई कोई इतना पॉपुलर वगैरह है नहीं। तो ये जो कार्नेटिक म्यूज़िक का जो अवार्ड है टीएम कृष्णा को दिया गया, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में आया टीएम कृष्णा परी अवार्ड दिया गया। अब ये देखो, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जो टीएम कृष्णा परी अवार्ड है ये लालबानी जांगी को दिया गया, ठीक है। ये फर्स्ट रेसिपिएंट है टीएम कृष्णा परी अवार्ड की, ठीक है। जो हमारी लालबानी जांगी है ये फर्स्ट रेसिपिएंट है। ये दिया जाता है किसके अंदर, जर्नलिज्म और आर्ट के अंदर, जो आर्ट के थ्रू जर्नलिज्म को प्रमोट करता है। मतलब क्या कि आर्ट के थ्रू जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए दिया जाता है ये परी अवार्ड, ठीक है। टीएम कृष्णा परी अवार्ड, ठीक है। ये सारी चीजें कौन देता है, परी देता है, ये वाला पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको एक बार आंसर करोगे, दोनों को मिला के है, तो थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा कि क्यों कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा याद रखना बस, संगीत कलानिधि टीएम कृष्णा को मिला था, और जो टीएम कृष्णा है वो टीएम कृष्णा को नहीं मिला था, वो मिला था लाल बानी को, लालबानी जांगी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। ये वाला इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजेल का, ठीक है। ये आया था द हिंदू के अंदर, हाइड्रोजेल। देखो हाइड्रोजेल किसके लिए यूज हुआ है, अभी आईआईटी वालों ने और ये जो हमारे बोस इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, आईआईटी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट ने मिलके क्या करा है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक हाइड्रोजेल निकाला है, ठीक है। अभी तक कीमोथेरेपी चलती थी, आप सभी को पता होगा। कीमोथेरेपी जब देते थे हम कैंसर पेशेंट को, तो क्या होता था कि उसके जो नेचुरल सेल्स हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स तो मरे ना मरे, जो नेचुरल सेल्स है वो मर जाते थे, ठीक है। बाल झड़ जाना, गंजे हो जाना, सारी जो कमजोरी फील करना, ये क्या होता था, जो हमारे नेचुरल सेल्स हैं वो भी वीक हो गए थे कीमोथेरेपी की वजह से। लेकिन ये जो हाइड्रोजेल आया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हाइड्रोजेल। ये क्या करेगा, ये जो एंटी कैंसर ड्रग तो है ही, ये क्या करेगा कि जो कैंसर वाले सेल है सिर्फ उसको टारगेट करेगा, जो नेचुरल सेल है उनको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, जो प्रिसाइज मेडिसिन है कैंसर की, एक तरह से ये बोल समझ लो, ठीक है। हाइड्रोजेल क्या है, ठीक है, ये यही यहाँ पे बताया गया है। लोकलाइज कैंसर वो है, डिलीवरी करेगा डायरेक्ट जो ट्यूमर साइट है, अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड है, ये ग्लूटाथायोन लेवल है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। जो हमारा बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है उसमें घुलता नहीं है। ये बायोलॉजिकल फ्लूइड मतलब वो जो सेल में फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर ये घुलता नहीं, इनसॉल्यूबल है। इसको थोड़ा सा याद रखना, टिश्यू को मिमिक कर लेता है। और मेन चीज़ क्या है कि टारगेटेड ट्रीटमेंट है, प्रिसाइज और टारगेटेड ट्रीटमेंट है, ये चीज़ यहाँ पे मेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तुम्हें समझ आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब है हमारा खेल रत्न, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि लास्ट जो खेल रत्न है उसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था शायद, और पूछा भी था कि जो खेल रत्न है कितने लोगों को दिया जाता है। सिर्फ एक जो प्लेयर होता है, एक साल में एक प्लेयर को मिलता है खेल रत्न, लेकिन इस साल में 4 लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो तुम पहले ही क्वेश्चन करोगे, सर आपने शायद लास्ट टाइम में गलत पढ़ा दिया था हमें। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं गलत नहीं पढ़ाता तुम्हें। देखो अभी साफ हो जाएगा सारा। देखो खेल रत्न में क्या है, किस किस को मिला है खेल रत्न इस साल में, ये थोड़ा सा देख लो। मन्नू भाकर को मिलेगा, डी गुकेश को मिलेगा, हरप्रीत सिंह को मिलेगा, प्रवीण कुमार को मिलेगा, ठीक है। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो मनु भाकर है शूटर है, डी गुकेश को तो हर कोई जानता है, चेस प्लेयर है। हर मनप्रीत कौन है, हॉकी वाला है। और जो प्रवीण है ये पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है। तो ये है, कौन देगा इनको देगी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। हमारी राष्ट्रपति देती हैं खेल रत्न, ठीक है। जो हमारा ध्यानचंद खेल रत्न है वो कौन देती है, द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी बहुत सारे लोगों को मिला है। 1-2 नाम यहाँ पे दे रखे हैं, याद कर पाओ तो कर पाओ, नहीं कर पाओ तो छोड़ देना। क्यों, क्योंकि भाई जो टॉप अवार्ड है उसको तो याद करो ना पहले, उसके बाद 32 और एथलीट्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो कर पाओ तो करो, जितने नाम याद करने हैं, 32 से 32 थोड़ा ना कर पाओगे, ठीक है। ये 4 नाम को याद रखना, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। लेकिन इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा वो कि तुम इन आंसर, ये अगर तुम्हें ये याद है तो तुम उसका आंसर कर पाओगे। हमने देखा है कैसे टाइप के क्वेश्चन देता है PYQ, ठीक है। PYQ में अगर तुम एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे कि सही कौन सा हो सकता है, गलत कौन सकता है, उसको यूज करके करोगे तो तुम सही आंसर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो, ठीक है। 3 ऑटोमेटिकली गलत मिलते हैं सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन से। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, इसको भूलना मत। इसको नहीं भूलोगे तो सारे अपने आप याद रख जाएंगे, ठीक है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये किसको मिली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीत गई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बेस्ट ट्रॉफी
जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी की जो ट्रॉफी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, उसको जीता। ठीक है, तो ये कुछ है यहाँ पे। और देखो ये अवार्ड दे रखे हैं, ठीक है, खेल से रिलेटेड है सारे अवार्ड। ठीक है, सबसे जो मेजर अवार्ड है वो क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड, फिर आता है द्रोणाचार्य जो कोच को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यानचंद्र अवार्ड आता है, उसके बाद आता है ये आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। किसको मिली ये वाली ट्रॉफी बताओ, चंडीगढ़ को। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। अब आपके लिए है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों इसका आंसर करो। 4 ही है ना, हाँ बिल्कुल 4 ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। अब देखो जो मैंने तुमसे बोला था, क्या देखो बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है 1 साल के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस पहले भी हुए हैं और इस साल भी एक्सेप्शन हुआ है कि मल्टीपल प्लेयर्स को दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। नहीं तो देखो अगर खेल रत्न अवार्ड जो है, जो एकदम पीक वाला जो अवार्ड है, जो एकदम टॉप नॉच जो अवार्ड है, अगर वो ही हर साल 5-10 लोगों को देने लग जाएंगे तो उसकी तो वैल्यू ही घट जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शंस में दिया जाता है, जो क्योंकि ये सारे लोगों ने एक्सेप्शंस है, ये चारों लोग इन्होंने कुछ अद्भुत करके दिखाया है। ठीक है, तो ये इसलिए दिए जा रहे हैं इन चारों को। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ये कुछ डेटा बेस है, देखो एजुकेशन वाला जो चैप्टर है, एजुकेशन वाला जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे जो है सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़ा देख के यहीं से नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए डेटाबेस है। देखो एजुकेशन में अगर कुछ टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट को तुम्हें क्रिटिसाइज करना हो तो डेटा के साथ, मतलब डेटा को एज अ फाउंडेशन रख के क्रिटिसाइज करते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा है कि स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल का डेटा दे रखा है कि किस में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, बिजली है या नहीं है। उसका है कि 14.71 लाख जो स्कूल्स हैं उसमें से 1.5 लाख जो स्कूल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में कंपैरिजन कर रखा है, वैसे ड्रिंकिंग वाटर, वैसे टॉयलेट फैसिलिटी, वैसे डिसेबल फ्रेंडली फैसिलिटी। डिसेबल फ्रेंडली फैसिलिटी में तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला कि जो सिर्फ 3-3.5 लाख जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो टॉयलेट्स हैं वही डिसेबल फ्रेंडली है, बाकी जो 10 लाख जो स्कूल्स हैं उनमें है ही नहीं। तो देखो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है गवर्नमेंट जो है भूल चुकी है कि उनके यहाँ पे कुछ सिटीजन्स ऐसे भी हैं जो डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए वो क्या करती है कि उनके लिए कुछ सुविधा ही नहीं करती, क्या करती है, सुविधा ही क्रिएट नहीं करती। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक सिटीजन्स हैं, उनको भी, उनके पास भी आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी का राइट है उनके पास भी। ठीक है, तो ये कुछ था आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर तो बहुत ज़्यादा करो, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाओ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।